बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम खुर्रम शहज़ाद है। मैं आप तमाम अहबाब को मेरे इस यूट्यूब चैनल खुर्रम शहज़ाद विद किडनी हेल्थ में खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है, डाइट आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद कौन सी खुराक इस्तेमाल करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए और कौन सी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो ये मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जब आपका ट्रांसप्लांट हो जाता है तो आप इम्यूनोसप्रेशन पर होते हैं और आपकी इम्यूनिटी लो होती है। तो इम्यूनिटी लो होने की वजह से आपको इन्फेक्शन का ख़तरा मौजूद रहता है। और दूसरा, आप स्टेरॉइड पर होते हैं जिससे आपको जो बहुत ज़्यादा भूख लगती है और आप शुरू में बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, जिससे आपका वेट गेन का भी इशू हो जाता है। और तीसरी चीज़ शुगर, ये टेक्रोलिमस और स्टेरॉइड की वजह से भी शुगर का भी इशू हो जाता है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने डाइट का इस्तेमाल करना है। तो मैं थोड़ी सी डिटेल में आपको बताता हूँ कि क्या चीज़ आपने लेनी है और क्या चीज़ नहीं लेनी। इसमें जो सबसे पहली बात है कि वाटर इनटेक के पानी कितना पीना है। ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि डाइट ट्रांसप्लांट के बाद पानी कितना पीना है। तो ये ज़हन में रखें कि जब आप डायलिसिस पर होते हैं और जो CKD के पेशेंट होते हैं तो उसमें आपको वाटर की रिस्ट्रिक्शन होती है। डायलिसिस पर आपको ज़्यादा वाटर इस्तेमाल नहीं करने दिया जाता, लेकिन ट्रांसप्लांट के बाद आप नॉर्मल पानी पी सकते हैं, नॉर्मल वाटर इनटेक ले सकते हैं। 3 से 4 लीटर का आप पानी पी सकते हैं। ट्रांसप्लांट के बाद आपको कोई लिमिट नहीं कि आप कम पानी इस्तेमाल करें। आप 3-4 लीटर तक आप ले सकते हैं या 5 लीटर तक भी ले सकते हैं गर्मियों में। उसके बाद आ जाती है प्रोटीन। प्रोटीन भी आप नॉर्मल हालत में ले सकते हैं ट्रांसप्लांट के बाद। अगर आपकी रिपोर्ट सब नॉर्मल हैं तो आप प्रोटीन नॉर्मल ले सकते हैं। 1 ग्राम पर केजी के हिसाब से आप डे में ले सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हैं राइस में ये आप ले सकते हैं। इसमें ब्रेड वगैरह भी आ जाती है ताकि लेकिन अगर आपको शुगर है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि इसको कम मिक़दार में लें, क्योंकि इससे शुगर का बढ़ने का अंदेशा रहता है। उसके बाद फ़ैट का इस्तेमाल आपने कम से कम करना होता है। लो फैट डाइट का इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि इससे कोलेस्ट्रॉल का ख़तरा होता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का ख़तरा हो सकता है, जिससे हार्ट का इश्यूज़ हो जाता है। इसलिए ऑयली चीज़ें और इस तरह की चीज़ें भी आपने कम से कम करनी है। इसके बाद आ जाता है साल्ट का आपने इस्तेमाल कम करना है, लो साल्ट यूज़ करना है। इसलिए कि साल्ट से आपका ब्लड प्रेशर का भी ख़तरा होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने का भी ख़तरा होता है और वाटर रिटेंशन का भी ख़तरा होता है। इसलिए आप कम से कम नमक का इस्तेमाल करें। नमक छोड़े नहीं, लेकिन कम से कम नमक का इस्तेमाल करें। उसके बाद आ जाता है डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स आप नॉर्मल भी ले सकते हैं। आप दूध को सही तरह उबाल कर गर्म करके आप पी सकते हैं। दही वगैरह भी आप ले सकते हैं। अगर आपका फास्फोरस का इशू नहीं है तो आप डेयरी प्रोडक्ट आप नॉर्मल रूटीन में आप ले सकते हैं। उसके बाद फ्रूट और वेजिटेबल्स भी आप ले सकते हैं हर किस्म की। इसमें फाइबर का जो होता है कंटेंट वो बहुत ज़्यादा होता है, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन का ख़तरा नहीं होता। और फाइबर की वजह से आपको जो नॉर्मल रूटीन में आपका जो पेट वगैरह होता है वो बिल्कुल क्लीन होता है, और जिससे आपका जो आंतड़ियों में जो कॉन्स्टिपेशन की वजह से जो आपकी कब्ज़ होना शुरू हो जाती है, उसका भी मसला आपको हल हो जाता है। उसके बाद इसलिए सब्ज़ियों का इस्तेमाल और फ्रूट का इस्तेमाल आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको करना चाहिए। पोटाशियम भी अगर आपका पोटाशियम अगर रिपोर्ट्स में ज़्यादा है तो उस हिसाब से आपको पोटाशियम वाली चीज़ें लेनी चाहिए। अगर आपका पोटाशियम नॉर्मल है तो आप बनाना वगैरह इस तरह की चीज़ें आप ले सकते हैं जो जिसमें पोटाशियम ज़्यादा होता है। लेकिन अगर पोटाशियम ज़्यादा है आपका तो फिर आपको जो पोटाशियम वाली चीज़ें उनको कम से कम इस्तेमाल करना है। उसके बाद अनकुक्ड या रॉ फूड का इस्तेमाल नहीं करना, जिसमें आप
سیلڈ ہو جاتا ہے. سلاد کا استعمال یعنی آن کوک نہیں کرنا، را یا فش ہو جائے یا گوشت کا استعمال، جو یورپ میں اس طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں تو ان کو اچھی طرح پکائے بغیر آپ نے استعمال نہیں کرنا، کیونکہ اکثر جو ہوٹل میں جو سلاد ڈریسنگ ہوتی ہے اس میں بیکٹیریا ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے انفیکشن کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے، پیٹ خراب ہو جاتا ہے، جس سے آپ کو ڈائریا اور انفیکشن ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی کڈنی بھی ڈیمیج ہو سکتی ہے. اس لیے سلاد اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو اس کو اچھی طرح دھو لیں اور یا اس کو نیم گرم پانی میں تھوڑا سا اس کو پکا لیں، اس کے بعد استعمال کریں. آن کوکڈ اور را فوڈ کسی صورت آپ نے استعمال نہیں کرنا. اس کے بعد میں آپ نے جو چیزیں استعمال نہیں کرنی ان کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس میں جو ایک تو ہو گیا آن کوکڈ چیزیں ہو گئی، وہ نہیں استعمال کرنی، اور دوسرا ہائیجین کا آپ نے خیال، ان ہائیجینک چیزیں نہیں استعمال کرنی. ہر چیز کو آپ نے فروٹ ہو گیا، ویجیٹیبل ہو گئی، سلاڈ ہو گیا، اس کو اچھی طرح دھو کر پکا کر اس کو استعمال کرنا ہے. اور تیسری جو 2 فروٹ ہیں پوم گرینیٹ اور اسٹار فروٹ، ان کا استعمال ہر صورت نہیں کرنا، یہ آپ کی میڈیسن کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے. پوم گرینیٹ اور اس کو انار اور چکوترا بولتے ہیں، اس کا استعمال آپ نے نہیں کرنا. تو اس طرح کی چیزیں اگر آپ بچیں گے، اس سے آپ انفیکشن سے بچیں گے تو آپ کی جو کڈنی ہو بہتر طریقے سے کام کرے گی. تو اگر آپ غیر ضروری چیزیں، آن کوکڈ چیزیں، بغیر دھوئے چیزیں استعمال کریں گے، ہائیجین کا خیال نہیں رکھیں گے تو بہت زیادہ چانس ہے کہ آپ کو انفیکشن ہوگا، جس سے آپ کی کڈنیز خراب ہو سکتی ہے. تو یہ آپ کی زندگی آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ ایسی چیزوں سے اوائڈ کریں جس سے انفیکشن کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے. باقی آپ ٹرانسپلانٹ کے مریض نارمل چیزیں آپ تھوڑی تھوڑی مقدار میں آپ ہر چیز لے سکتے ہیں، اس میں کوئی قید نہیں ہے، نارمل چیزیں آپ لے سکتے ہیں. تو مزید ویڈیو بھی آگے انشاءاللہ اس حوالے سے ملے گی. تو آخر میں آپ سے کہتا رہتا ہوں کہ ایک تسبیح درود پاک اور استغفار صبح اور ایک تسبیح درود پاک اور استغفار شام کو، اس کا لازمی ورد کیا کریں. اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے. بہت شکریہ جی.